राजस्थान में अमेरिकी सेना के साथ भारतीय सेना के जवान इन दिनों युद्ध अभ्यास में जुटे हुए हैं। 22 सितंबर तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के 1000 से ज्यादा सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय सेना यहां रेतीली जमीन पर अमेरिकी सैनिकों के साथ मिलकर अद्भुत युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रही है। युद्धाभ्यास का मकसद आतंकी खतरों से निपटने का अभ्यास है, साथ ही साथ सैन्य क्षमता को बढ़ाना भी है। भारतीय सेना को ऐसे मुकाबलों का लंबा अनुभव है और अब यही गुर अमेरिकी सेना के जवान भारतीय सैनिकों से सीख रहे हैं। मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं इस एक्सरसाइज का हिस्सा हूं, मेरी बटालियन एक्सरसाइज का हिस्सा है और हम इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में यहाँ पे खड़े हैं। और आज से 20 साल पहले इन 2004 द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड एट वरांगटे, मणिपुर, एंड आई एम रियली प्राउड टू इन्फॉर्म यू दैट ड्यूरिंग दैट टाइम माई बटालियन वॉज द वन विच पार्टिसिपेटेड इन दैट एक्सरसाइज। जो पहला एडिशन हुआ था उसमें मेरी बटालियन थी जिसने पार्टिसिपेट किया था और 20 साल बाद दोबारा हमें मौका मिला। इस एक्सरसाइज के दौरान हम लोग किस प्रकार से जॉइंट ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं, साथ में कैसे लाइव फायरिंग के दौरान एक इन्फेंट्री बटालियन मूव करती है और अपना कार्रवाई करती है, उसके बारे में सीखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि दैट जो एक्सरसाइज है वो हमारी रिलेशनशिप जो कि हमारे दोनों देशों के उसको फर्दर सोलिडिफाई करेंगे और हमारी दोनों आर्मी को इंटर ऑपरेट कैसे ऑपरेट कर सकते हैं एक साथ मिलकर, उसके बारे में सिखाएंगे। पहली बार इस युद्धाभ्यास की शुरुआत 2004 में हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत में डीआरडीओ ने 12 सितंबर को दोपहर 3:18 पे कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल VLSR-SAM का सफल परीक्षण किया है। कम दूरी तक मार करने वाली इस मिसाइल की कई खासियतें भी हैं, चलिए आपको बताते हैं। Go 3, 2, 1 now Block 1 Block 2 में चेक करना। पलक झपकते दुश्मन का काम तमाम, दुश्मन के राडार की पहुंच से दूर, रफ्तार इतनी कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। कुछ ऐसे ही गुणों से लैस है VLSR-SAM मिसाइल। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी दुश्मनों का कार। VLSR-SAM मिसाइल को डीआरडीओ और नौसेना की मदद से 12 सितंबर को ओडिशा के चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में सफल परीक्षण किया गया। इसे जमीन पर वर्टिकल लॉन्चर से छोड़ा गया और इसने सफलतापूर्वक टारगेट को नष्ट कर दिया। इस मिसाइल की खासियत यह है कि यह मिसाइल दुश्मन की रडार के पकड़ में नहीं आती और पलक झपकते ही दुश्मन के किसी भी हवाई खतरे को तहस नहस करने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 30 किलोमीटर तक है और ये 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। ये मिसाइल पूर्ण रूप से स्वदेशी है। नौसेना के जंगी जहाज से इसे वर्टिकल लॉन्च सिस्टम में लगाया जाता है, इसलिए इसे वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल कहते हैं। इसका इस्तेमाल जमीन से भी किया जा सकता है। डीआरडीओ और नौसेना के संयुक्त और सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्रालय ने बधाई दी है। डीआरडीओ देश की तीनों सेनाओं जल, थल और वायु को ताकतवर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। नई और पुरानी मिसाइल का आधुनिकीकरण कर इनके प्रायोगिक परीक्षण किए जा रहे हैं। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात सबसे बड़े युद्धाभ्यास की करते हैं। भारत ने अब तक के सबसे बड़े युद्धाभ्यास की मेजबानी करके पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, जापान जैसे तमाम देश इस मेगा एक्सरसाइज का हिस्सा बने। 2 फेज में हुआ ये युद्धाभ्यास कल अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया। इस खास मौके पर रक्षा मंत्री और एयर चीफ मार्शल के साथ कई देशों के वायुसेना प्रमुख भारत की अद्भुत वायु शक्ति के गवाह बने। अनंत आसमान में अदम्य शक्ति का प्रमाण, ताकतवर हवाई योद्धाओं की प्रचंड दहाड़, साहस, शक्ति और शौर्य की मिसाल। जोधपुर के आसमान में हिंद के हवाई लड़ाकों ने जाबाजी की इबारत लिखी तो पूरी दुनिया की निगाहें इन्हीं पर टिक गई। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास के आखिरी दौर का हर एक पल बेमिसाल रोमांच, एहसास से भरा था। जोधपुर एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और एयर चीफ मार्शल भी वायुसेना के इस पराक्रम के गवाह बने। भारत के इस मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, यूएई,
ग्रीस और श्रीलंका की एयरफोर्स ने हिस्सा लिया। Not aimed at any particular region or or enhancing the ties between any two particular nations. It was a multilateral exercise with pure objective of enhancing the quality of training available to all of us. जोधपुर में यह तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का दूसरा फेज था। इससे पहले तमिलनाडु के सुलूर में तरंग शक्ति का पहला फेज 14 अगस्त को संपन्न हो चुका है। पिछले करीब 2 हफ्ते से जोधपुर में भारतीय वायुसेना 7 देशों की एयरफोर्स के साथ आसमानी युद्ध का अभ्यास कर रही है। अब तरंग शक्ति फेज 2 के आखिरी चरण में ये कार्यक्रम भारतीय वायुसेना के युद्ध कौशल के प्रदर्शन का मौका था। इस एयर एक्सरसाइज में आज वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने आसमान में हैरतअंगेज करतब दिखाकर साबित कर दिया कि भारतीय वायुसेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वायुसेना में शामिल है। आप लोग पिछले कुछ दिनों से जो एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसका जो प्रिसीजन मैं देख पा रहा हूँ, वह बताता है कि इसके पीछे आपकी कितनी मेहनत, कितनी लगन और कितनी निष्ठा रही है। आपकी एक्सरसाइज को देखते हुए मुझे गौरव की अनुभूति होती है तथा इस बात की भी आश्वस्ति होती है कि जब भी आवश्यकता होगी आप उम्मीदों से कहीं आगे बढ़कर राष्ट्र के लिए अपना शानदार प्रदर्शन करेंगे। स्वदेशी तकनीक से भारत में ही बना तेजस इस पूरे युद्धाभ्यास का हीरो साबित हुआ। आज के कार्यक्रम में भी तेजस ने बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए अपनी काबिलियत का प्रदर्शन किया। भारतीय वायुसेना की पहली मल्टीनेशनल एक्सरसाइज तरंग शक्ति जोधपुर में संपन्न हुई। इसका दूसरा फेज जोधपुर में शुरू हुआ था और लगातार 15 दिन तक 8 देशों के फाइटर्स ने एक साथ जोधपुर के आसमान में उड़ान भरी। लेकिन भारत का तेजस यानी भारत का अपना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इन सभी विमानों पर भारी रहा। तेजस ही नहीं, स्वदेशी प्रचंड हेलीकॉप्टर ने भी आज आकाश में अपनी बेमिसाल उड़ान की तस्वीर पेश की। ये हेलीकॉप्टर अब दुनिया के सबसे ताकतवर कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टरों में अपनी अलग पहचान बना चुका है। तेजस और प्रचंड आत्मनिर्भर भारत की मिसाल बन चुके हैं, लेकिन रक्षा में आत्मनिर्भर भारत का दायरा यहीं तक सीमित नहीं है। जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर आत्मनिर्भर भारत की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक डिफेंस एविएशन एक्सपो लगाया गया है। पिछले कुछ सालों में भारत का पूरा फोकस आत्मनिर्भरता पर है और अपनी जरूरतों के लिए देश में ही इस तरह के डिफेंस सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं। ये प्रदर्शनी जो तरंग शक्ति में लगाई गई ये आईडैक्स है, यानी इंडियन डिफेंस एविएशन एक्सपो। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग तरह के जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, इक्विपमेंट हैं, डिफेंस प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सब यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं और ये सब कुछ भारत में निर्मित हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एमका यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट है भारत का, उसके मॉडल्स भी लगाए गए हैं और ये बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में इसका प्रोटोटाइप तैयार कर लिया जाएगा। तेजी से आत्मनिर्भरता की तरफ भारत बढ़ रहा है और हर तरफ आप जहां देखें डिफेंस इक्विपमेंट है, चाहे वो DRDO के हो या फिर वो DPSUs के हो या फिर प्राइवेट कंपनियां जो स्टार्टअप्स हैं भारत की, उनके भी यहाँ पर इक्विपमेंट लगाए गए हैं। ये निर्भय मिसाइल आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये तपस ड्रोन सिस्टम्स हैं। तो तमाम ऐसी चीजें जो भारत में बनाई जा रही हैं रिसर्च और टेक्नोलॉजी के जरिए भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, चाहे वो भारत की सेना हो, वायुसेना हो या फिर नौसेना हो, यहाँ दूर दूर तक वो सब कुछ डिस्प्ले किया गया है। अभ्यास के दौरान भारत के शक्तिशाली फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टरों ने आसमान में अपनी काबिलियत साबित की। भारतीय वायुसेना तेजस, राफेल, सुखोई, मिराज, जगुआर फाइटर जेट्स के साथ साथ प्रचंड, ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टरों के साथ इस एक्सरसाइज में शामिल हुई। बाकी कंट्रीज के साथ पार्टिसिपेट करते हैं तो आप अपने इक्विपमेंट की कैपेबिलिटी टेस्ट करते हैं। तमाम तरीके के एयर में कौन से मैन्यूवर करने हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं और जितने आपके इंस्ट्रूमेंट आपके ऑन बोर्ड हैं उसकी बारी बारी से टेस्टिंग की जाती है। युद्धाभ्यास के दौरान आधुनिक सैन्य तकनीक और युद्ध की नई रणनीति पर भी मंथन हुआ ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर ये सभी देश एकजुट होकर दुश्मन को हर मोर्चे पर परास्त कर सके। जोधपुर से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
बॉर्डर पे भारतीय सेना दुश्मनों से देश की हिफाजत में मुस्तैद है, तो देश के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देकर भी अपनी ड्यूटी पूरी शिद्दत से निभा रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है, जहां भारतीय सेना लोगों का सफल रेस्क्यू कर जान बचाने में जुटी हुई है। दरअसल भारी बारिश की वजह से ग्वालियर के डबरा में बाढ़ आ गई है। बाढ़ की वजह से कई लोग फंस गए हैं, जिन्हें सेना की मदद से सकुशल बाहर निकाला जा रहा है। डबरा ब्लॉक के नौन नदी के किनारे पर बसे ग्राम नोनाहरी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर गांव वालों की जान बचाई गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, नदी में आई बाढ़ की वजह से कुछ लोग दूसरे किनारे पे फंस गए। चारों तरफ पानी से घिरे होने के तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन कराया गया। बोट की मदद से लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया गया। अब तक 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। और चलिए देखिए, वीकेंड से पहले मौसम ने वीकेंड का माहौल बना दिया है। कम से कम दिल्ली इस वक्त सीजन के सबसे शानदार मौसम से आनंद ले रही है। यहां पारा ठंड का एहसास करा रहा है। यही हाल यूपी के तमाम शहरों का भी दिखाई दे रहा है। आसमान पर काले घने बादल छाए हुए हैं और रिमझिम फुहारों से मौसम का हाल कैसा है वो तस्वीरों में देख लीजिए। बारिश की वजह से पारा इस वक्त डाउन है। लोगों को रात में ठंड का एहसास हो रहा है। हालांकि बारिश की वजह से कई जगह पानी भरने की खबरें भी आई हैं, दिक्कत हो रही है। बावजूद इसके दिल्ली समेत यूपी के तमाम शहर मौसम के इस मिजाज को एंजॉय कर रहे हैं। आपके सामने तमाम तस्वीरें, ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि मौसम की करवट से दिल्ली कैसे शिमला वाले मूड में नजर आ गया है। मौसम विभाग की माना जाए तो मौसम का ये मिजाज आज और कल ऐसे ही रहने वाला है। केवल उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि बादलों का आउट ऑफ कंट्रोल मिजाज दक्षिण में विजयवाड़ा तक नजर आएगा। जाहिर सी बात है, मानसून के लौटने का वक्त आ रहा है, लेकिन उससे पहले बादल इस सीजन की सारी कसर पूरी करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं आखिर बादल इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल क्यों नजर आ रहे हैं और बारिश का सिलसिला कब तक यूं ही चलता रहेगा। दरअसल इस वक्त दक्षिण पश्चिम यूपी और आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है और हवाओं के बीच उत्तर और मध्य प्रदेश में लो प्रेशर एरिया एक्टिव है, जो बारिश की वजह बना हुआ है। देखिए, लो प्रेशर एरिया गुरुवार से दक्षिण पश्चिम यूपी में भी एक्टिव है, जिसकी वजह से बादलों का बरसना लगातार जारी है। अब मौसम विभाग की माना जाए तो लो प्रेशर एरिया यानी डिप्रेशन अब तेजी से उत्तराखंड की तरफ बढ़ता जा रहा है। और मौसम विभाग ने आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, बदायूं में आज भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। देखिए, कहा जा रहा है कि वीकेंड के आते आते बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी जरूर आएगी, लेकिन आने वाले 3-4 दिनों तक ऐसा ही खुशनुमा मौसम आप सबको देखने को मिलेगा। और मौसम विभाग ने ही बताया है कि 19 से 25 सितंबर के बीच मानसून की वापसी शुरू हो जाएगी। तो कैसे दिल्ली इस वक्त शिमला वाले मोड में है और सितंबर का महीना कैसे दिल्ली वालों को नवंबर का एहसास करा रहा है, अब जरा इसे भी समझ लेते हैं। तापमान की बात करें तो राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 28 डिग्री के करीब है और दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री कम दर्ज हुआ है। इस वजह से मौसम खुशनुमा बना है। देखिए, दिल्ली में मौसम का आलम यह है कि दिल्ली वाले रात में ठंड का एहसास कर रहे हैं। आज की बात की जाए तो दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहने के आसार हैं। और आज दिल्ली में न्यूनतम पारे की बात करें तो ये 21 डिग्री रह सकता है। 15 सितंबर से 17 सितंबर तक बारिश से राहत रहेगी और मौसम विभाग ने ये उम्मीद जताई है। देखिए, बदले मौसम और बारिश की वजह से दिल्ली इस वक्त सबसे साफ हवा में सांस ले रही है। ऐसी हवा दिल्ली वालों को बहुत ही कम नसीब होती है। और चलिए इसके साथ ही आपको बता दें कि मौसम के खुशनुमा मिजाज की 6 तस्वीरें आपने देख ली। अब आपको वो 2 तस्वीरें दिखाते हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि मौसम ने मैदानों से पहाड़ों तक किस तरह से करवट ली है। एक तरफ दिल्ली बादलों की छांव में सबसे खुशनुमा मौसम का मजा ले रही है, तो वहीं उत्तराखंड का हाल देख लीजिए। उत्तराखंड का चमोली बर्फ का आनंद ले रहा है। कई जगह आउट ऑफ कंट्रोल बादलों की वजह से अलर्ट भी जारी किया गया है। स्कूल कॉलेज को एहतियातन बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल के कई जिलों में बारिश और फ्लैश फ्लड का अलर्ट भी जारी कर दिया है। दिल्ली में सुबह से ही रह रह के बारिश हो रही है। दिल्ली के करीबी इलाके बारिश से भीगे पड़े हैं। आज लगातार दूसरा दिन है जब दिल्ली की सुबह बारिश से भीगी भीगी नजर आई। लोग दफ्तर, स्कूल, कॉलेज के लिए निकल रहे हैं तो रास्तों पे जाम से पाला पड़ रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड और हिमाचल के कई जिलों में भी बारिश और फ्लैश फ्लड का अलर्ट है। दिल्ली वालों को ऐसी झमाझम बारिश का इंतजार था।
बारिश आई और बादल जमकर बरसे। परेशानी तो हुई मगर मौसम सुहाना हो गया। दिल्ली एनसीआर वालों को उमस से राहत मिली। दिल्ली से लेकर गाजियाबाद और नोएडा में बारिश का सिलसिला आने वाले 2-3 दिन और जारी रहेगा। हल्की या तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। दिल्ली के अधिकांश इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से दिल्ली का मौसम बेहद खुशगवार हो गया। तापमान में भी अच्छी खासी गिरावट आई और पिछले कई दिनों से गर्मी और उमस की दोहरी मार झेल रहे लोगों को सुहाना मौसम देखने को मिला। दरअसल उत्तर भारत के बड़े हिस्से में बारिश हो रही है। कई जगह पानी भर जाने से बाढ़ जैसे गंभीर हालात भी पैदा हो गए हैं। वहीं यूपी, उत्तराखंड और मध्य भारत में व्यापक रूप से हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बागेश्वर, चंपावत, हरिद्वार, देहरादून में बारिश के रेड अलर्ट के चलते स्कूल और आंगनबाड़ी में छुट्टी घोषित कर दी गई है। यही नहीं, अगले आने वाले कुछ दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। शिमला, किन्नौर और सिरमौर में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में भी छिटपुट से लेकर मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। बारिश से मैदानों में ठंडक है तो पहाड़ों पर बर्फीली चादर ने ठिठुरन बढ़ा दी है। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी का आलम यह है कि आवाजाही के तमाम रास्तों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। तमाम चुनौतियों के बावजूद पहाड़ों में बर्फबारी का लुत्फ उठाने सैलानी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। पहाड़ों में इस मौसम का बेसब्री से इंतजार रहता है, स्थानीय लोगों को भी और सैलानियों को भी। लेकिन जिंदगी की जंग भी यहाँ साथ साथ चलती है। चमोली से कमलनयन सलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, दिल्ली तो शिमला बना हुआ है, तो चलिए आपको दिखाते हैं शिमला का हाल कैसा है। शिमला को लेकर पर्यटकों में जो जोश है उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं देखी जा रही। शिमला का मौसम सैलानियों को इतना भा रहा है कि टूरिस्ट का आना यहां लगातार जारी है। हालांकि शिमला की संजौली में माहौल ठीक नहीं चल रहा, लेकिन इससे पर्यटकों को कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पहाड़ों की रानी शिमला में आजकल बारिश हो रही है, धुंध भी बढ़ी है, लेकिन शिमला का क्रेज सैलानियों में बरकरार है। यहाँ का मौसम सबको लुभा रहा है। शिमला में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंच रहे हैं। इन इलाकों से शिमला की दूरी दूसरे हिल स्टेशन से कम होना और बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से पर्यटकों के लिए शिमला पहुंचना आसान है। इसलिए मैदानों में गर्मी कम होने के बावजूद यहां पर्यटकों का पहुंचना लगातार जारी है। कोई डर नहीं है, कोई दहशत नहीं है, एकदम फ्री माइंड है, फ्री माइंड पब्लिक है, खुला आ रही है, खुला जा रही है, आराम से खा रही है। ये तो है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका टूरिस्ट से कोई वो नहीं है, मतलब जैसे है नॉर्मल चला हुआ है, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है इसकी। और अब बात मुंबई को मिली नई लाइफलाइन की। मुंबई वालों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि मुंबई कोस्टल रोड को आखिरकार समुद्र लिंक से जोड़ दिया गया है। कोस्टल रोड से घंटों का सफर अब मिनटों में तय होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कोस्टल रोड के फेज 2 का उद्घाटन हुआ। अब इसे मरीन ड्राइव से सीधे तटीय सड़क पे जा सकते हैं और बांद्रा में समुद्र लिंक से जुड़ सकते हैं। इसलिए इसे मुंबई की नई लाइफलाइन माना जा रहा है। मुंबई वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, अब जाम और ट्रैफिक से मिलेगा छुटकारा। कोस्टल रोड के जरिए सीधे बांद्रा जा सकेंगे मुंबई का। मुंबई के लोग अब घंटों का सफर महज चंद मिनटों में ही पूरा कर सकते हैं, क्योंकि कोस्टल रोड का दक्षिणी हिस्सा बांद्रा वर्ली सी लिंक से जोड़ दिया गया है। मतलब ये कि अब लोग कोस्टल रोड से बांद्रा वर्ली सी लिंक तक अब सीधे जा सकेंगे और बांद्रा तक का अब सफर चंद मिनटों की बात हो गई है। महाराष्ट्र सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट यानी कि मुंबई कोस्टल रोड को आखिरकार बांद्रा वर्ली सी लिंक से जोड़ा गया है और इस वक्त हम उसी कनेक्टिंग आर्क ब्रिज पर मौजूद है, जिसके सहारे कोस्टल रोड को बांद्रा वर्ली सी लिंक से जोड़ा गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा लोहे का ब्रिज बना हुआ है इसे आर्क ब्रिज कहते हैं और ये इसका काम करना बहुत ही ज्यादा कठिन था। जिस तरीके के वेदर कंडीशंस है, समंदर के बीच में इस पूरे आर्क ब्रिज को बनाना था, तो आखिरकार ये काम संपन्न हुआ है और कोस्टल रोड अब बांद्रा वर्ली सी लिंक से जुड़ गया है। वहां पर आप तस्वीरों में देखें कि वो बांद्रा वर्ली सी लिंक है और ये वो आर्क ब्रिज है जिसके सहारे अब कोस्टल रोड बांद्रा वर्ली सी लिंक से जुड़ गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को मुंबई की इस नई लाइफलाइन का उद्घाटन किया।
इस दौरान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी मौजूद रहे। कोस्टल रोड का सपना तेजी से आकार ले रहा है। पहले चरण में बांद्रा वर्ली सी लिंक से मरीन ड्राइव तक के हिस्से को आम लोगों के लिए खोला गया था। अब फेज 2 में कोस्टल रोड और सी लिंक कनेक्ट होने के बाद मरीन ड्राइव से वर्ली और वर्ली से कोस्टल रोड के जरिए सी लिंक होते हुए लोग आसानी से बांद्रा पहुंच सकेंगे। ये जो आर्क ब्रिज है, ये आर्क ब्रिज के थ्रू आप बांद्रा वर्ली सी लिंक को सीधे कनेक्ट हो जाएंगे, यानी कि साउथ से नॉर्थ बाउंड ट्रैफिक अब खुल चुका है। कोस्टल रोड बांद्रा वर्ली सी लिंक से जुड़ चुका है। जो दूसरा हिस्सा है उस तरफ आप देखिए कि जो दूसरा हिस्सा है साउथ से नॉर्थ बाउंड ट्रैफिक का काम अभी भी चल रहा है। ये दूसरा आर्क ब्रिज जो है उसका काम फिलहाल चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि इसका काम भी अगले साल फरवरी तक हो जाएगा। मुंबई के लोगों के लिए ये किसी सौगात से कम नहीं है, क्योंकि इस कोस्टल रोड के खुल जाने के बाद उन्हें जाम से तो छुटकारा मिलेगा ही, साथ में उनके लिए यात्रा का नया अनुभव भी होगा। आपको बता दें कि मुंबई कोस्टल रोड की कुल लागत 14,000 करोड़ रुपए है, जिसका पहला चरण 10.58 किलोमीटर का है, जो मरीन ड्राइव से वर्ली तक था। इसमें सुरंग, समुद्र को पाट कर बनी सड़क और पुल भी मौजूद हैं। साथ ही 3 इंटरचेंज हैं, एक वर्ली में, दूसरा हाजी अली में और तीसरा अमरसंस में। यहाँ बेस्ट बसों के लिए एक समर्पित लेन मौजूद है। अच्छी बात यह है कि इस पर सफर करने के लिए कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा। इससे न सिर्फ लोगों का वक्त बचेगा, बल्कि ईंधन की भी कम खपत होगी। माना जा रहा है कि कोस्टल रोड बनने से यात्रा का समय 70% तक कम हो जाएगा, यानी ये रास्ता मुंबई के लोगों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। सौरभ अख्तानिया, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। बहराइच में एक तरफ छठे भेड़िए को शिकंजे में पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया लगातार जारी है। वन विभाग की कई टीमें भेड़िए को पकड़ने के लिए दिन रात काम में जुटे हैं। इसी बीच अलग अलग शहरों में भी जंगली जानवरों को देखा जा रहा है। हरिद्वार में सड़क पर हाथियों का झुंड दिखा, तो कानपुर में एक सीआर ने दहशत फैला रखी है। इन जानवरों का आबादी वाले इलाकों तक पहुंचना लोगों में खौफ पैदा कर रहा है। भेड़ियों का खौफ, फिर बाघ और तेंदुए की दहशत। कानपुर में सीआर ने मचाई सनसनी। हरिद्वार में सड़क तक पहुंचा हाथियों का झुंड। एक तरफ बहराइच में भेड़ियों के खौफ से लोगों को राहत दिलाने के लिए वन विभाग की टीमें दिन और रात जुटी हैं, तो दूसरी तरफ अलग अलग इलाकों में जंगली जानवर रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहे हैं। ताजा मामला हरिद्वार का है, जहां 5 हाथियों का झुंड हरिद्वार के जगजीतपुर इलाके तक पहुंच गया। इन तस्वीरों को देखिए, एक दो नहीं बल्कि पूरे 5 हाथी एक के बाद एक सड़क को पार करते दिख रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ लोग भी मौजूद हैं। रात के वक्त सड़क पर ठीक ठाक चहल पहल भी है, लेकिन हाथियों को इस तरह सड़क पार करते देख दोनों तरफ का ट्रैफिक थम गया और जो लोग करीब थे वो सहम गए। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कानपुर में सीआर ने आतंक फैला रखा है। कानपुर के करीब एक गांव में सीआर ने लोगों पर हमला किया। 2 अलग अलग हमलों में 4 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। रात के अंधेरे में सीआर के हमले की वजह से लोगों में खौफ है। वहीं लखीमपुर खीरी में एक बाघ ने लोगों की नींद हराम की। लखीमपुर खीरी से लेकर सीतापुर तक एक बाघ की दहशत फैली। इलाके के इमलियापुर गांव में पिछले 1 महीने में बाघ 6 लोगों पर हमले कर चुका है। कैमरे में कैद उसकी तस्वीरों ने लोगों को खौफ से भर दिया है। हालांकि इस दौरान बहराइच में वन विभाग की टीमें लगातार आदमखोर भेड़िए की तलाश में जुटी हैं। 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। अब तलाश छठे भेड़िए की हो रही है, जिसको अपने शिकंजे में फांसने के लिए ड्रोन कैमरों से लेकर शार्प शूटर्स तक तैनात है। हालांकि 5 भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद इलाके में दहशत कम हुई है, लेकिन अब अलग अलग शहरों में जंगली जानवरों का इस तरह खुलेआम आबादी वाले इलाकों तक पहुंचना चिंता का सबब बना हुआ है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, कानपुर से सिमर और लखीमपुर से अभिषेक वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, बप्पा एक हैं लेकिन उनके रूप अनेक हैं। गणेशोत्सव में तो बप्पा के हर रूप की चर्चा होती है। आपको करवाते हैं मुंबई के परेल के सम्राट के दर्शन, जहां एक अनूठे गणपति स्वरूप में केदारनाथ की झलक देखी जा सकती है। मंगल मूर्ति, विघ्नहर्ता, श्री गणेश। बाप्पा एक है लेकिन उनके रूप अनेक हैं और गणेशोत्सव में तो बाप्पा के हर रूप की चर्चा होती है। हर तरफ घर घर, पंडाल पंडाल बाप्पा पधारे हैं। गणपति चाहे कितने ही रूप, रंग और अंदाज में आकार ले रही हूँ, अपने चाहने वालों के लिए तो वह हर रूप में, हर हाल में मंगलकारी है, शुभ फलदायी है। हर और अलग थीम और अलग साज श्रृंगार के साथ विघ्नहर्ता विराजमान हुए हैं। मुंबई के परेल इलाके में गजानन की 25 फीट ऊंची प्रतिमा सजाई गई है, जिन्हें परेल के सम्राट के नाम से जाना जाता है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ बद्रीनाथ धाम की झलक मिलती है, जहाँ इस बार गणपति नंदी पर सवार है। दिखाएं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से 25 फीट ऊंची प्रतिमा जो है गणपति बप्पा की यहाँ पर विराजमान है। और जैसा कि बताया जा रहा है, हर साल अलग अलग थीम होती है। इस बार बद्रीनाथ की थीम दी गई है। जरा सा आप नंदी जी की भी तरफ देखें, भव्य तरीके से नंदी जी बैठे हुए हैं। मुंबई, स्पेशली दक्षिण मुंबई की यही सबसे खास बातें होती हैं कि यहाँ के पंडालों के जो प्रतिमाएं होती हैं वो बहुत ही ऊंची ऊंची होती हैं। और फिलहाल इस समय 25 फुट की इतनी ऊंची प्रतिमा है, यानी जो केदारनाथ नहीं जा पा रहे, जो बद्रीनाथ नहीं जा पा रहे, वो यहाँ पर आकर न केवल गणपति बप्पा का दर्शन करें, बल्कि बद्रीनाथ की पूरी थीम भी यहाँ पर वो फील ले सकते हैं। शरीर पर छाल वस्त्र, हाथ में डमरू, नंदी पर सवार गणपति की झलक अपने आप में अलौकिक है। हर साल एक नए अवतार में बाप्पा को दर्शाने की परंपरा के चलते इस बार वो अपने ही पिता यानी महादेव शिव शंकर के रूप में प्रकट हुए हैं। इतने साल से आप लोग स्थापना कर रहे हैं और क्या खासियत होती है? हर बार थीम चेंज होता है? हर बार यहाँ थीम चेंज हो जाता है। 1969 को इसकी स्थापना हो गई है। आज 56वां साल है ये, और ये 56वां साल में आप देख रहे हो कितनी भीड़ यहाँ पर हो रही है। अच्छा, तो ये बताइए पिछले साल क्या थीम था? पिछले साल शेषनाग के ऊपर गणपति था अपना। आस्था और भक्ति का रंग जब भक्तों के सिर चढ़कर बोलता है, तो बाप्पा के ऐसे ही अद्भुत और अलौकिक स्वरूप के दर्शन होते हैं। मध्य प्रदेश के आगरमालवा के नलखेड़ा नगर में गोबर से बनी गणपति की मूर्ति विराजमान कराई गई है। बाप्पा की ये मूर्ति गोबर से बनाई गई है और गणेशोत्सव के दौरान गोबर की ये मूर्ति श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ भक्तों की मान्यता है कि बाप्पा अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये प्रतिमा किद्वंती ऐसी है कि यह गणेश अपने गोबर से बनी हुई है प्रतिमा, और काफ़ी चमत्कारिक है। और नलखेड़ा के आसपास के क्षेत्र के जब भी कोई शुभ काम होता है, कहीं शादी होती है, कुछ भी शुभ काम होता है, तो वैसे ही अपना प्रथम जो निमंत्रण वो गजानन को ही दिया जाता है। तो वैसे हमारे यहाँ भी सभी जो भी एक अच्छा शुभ काम होता है पूरे नलखेड़ा के आसपास क्षेत्र में, तो हमारा पहला निमंत्रण हमेशा गजानन को ही जाता है। यहाँ गणपति कमल के फूल पर विराजमान हैं और उनका श्रृंगार चांदी के आभूषणों से किया गया है। आगरमालवा के सिद्धपीठ मां बगलामुखी के प्राचीन मंदिर में गजानन की मूर्ति स्थापित है, जिसके दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। साथ ही किसी भी शुभ कार्य से पहले यहाँ कर बाप्पा को सबसे पहला निमंत्रण दिया जाता है। गणेश चतुर्थी आस्था का त्योहार है, मुरादें पूरी होने का त्योहार है। गणेशोत्सव के दौरान पूरा देश गणपति की भक्ति में डूबा रहता है। देश भर में भले ही अलग अलग स्वरूपों में गजानन के दर्शन हों, लेकिन हर तरफ आवाज सिर्फ एक ही सुनाई देती है, गणपति बाप्पा मोरिया। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ आगरमालवा से प्रमोद कारपेंटर, गुड न्यूज टुडे।